नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 9 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है और आपको बता दूं, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही केंद्रित है। तो डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए इस क्लास के वीडियोज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। जो प्रीवियस वीडियो आपका छूट चुका है, समय निकाल कर उसे भी जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है, उसे आपको जरूर देखना है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के प्रश्न थे। पिछले वीडियो में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि चुनाव आयोग के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी को मालूम होगा, इसका आंसर हमने आपको बताया था 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोटिंग करके यानी कि मतदान करके ये रिकॉर्ड बनाया है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, पिछले वीडियो में भी हमने 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी जानकारी दिया था। हालांकि इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो ये वाला हमने आपको प्रोवाइड किया है। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने वैसे तथ्यों का संग्रह किया है जो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है, जो कि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। एक छोटा टॉपिक है, यहाँ से तमाम चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा। खास करके बिहार के संदर्भ में भी यहाँ पर आंकड़ों को डाला गया है। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक घोषणा मैं आप सबों के बीच करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो लोग इस सीरीज के वीडियोज को फॉलो करते हैं, तो आप लोग पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। हो सके तो इसे प्रिंट करके इसे अच्छी तरीके से पढ़िए, जो एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स में यही तो बात है कि जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आपको भूलते जाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, ऐसे तो पहले से हम आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पर जो रिसेंटली एक पेड ग्रुप की शुरुआत हुई है, आप लोग चाहें तो जो इच्छुक हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खास विशेषता यहाँ पर यह है कि पूरी निरंतरता के साथ इस ग्रुप में आपको डेली, मंथली और ईयरली जो करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि प्रिंटेबल होगा। वो सभी नोट्स का आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी जो मटेरियल होंगे हमारे, ये हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे। अब आप इसे ज्वाइन कैसे करेंगे? जो स्कैनर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे पेमेंट करके, पेमेंट के स्क्रीनशॉट को हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे और विद इन 30 मिनट आपको हमारे तरफ से जो खास करके एक पेड ग्रुप का लिंक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त 2023 से अब तक जितना भी मटेरियल हमारा तैयार हुआ है करंट अफेयर्स का, वो इंस्टेंट आपको 30 मिनट के भीतर मिल जाएगा। और उस दिन से, जिस दिन आपसे ज्वाइन करेंगे, तब से आपका मेंबरशिप प्लान स्टार्ट होगा। देखिए, इसमें जो प्लान आपके समक्ष है, दो प्लान है। एक तो 299 में 1 साल की अवधि के लिए आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। दूसरा पेड ग्रुप होगा जो 399 का होगा, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस देगा, यानी कि जब तक आपको जरूरत है आप तब तक इस ग्रुप में बने रह सकते हैं। ठीक है, जीवन भर। और यहाँ पर आपको बता दूं, हालांकि ये नई शुरुआत हम नई तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी के लिए एक ऑफर है। ये ऑफर का लाभ आप उठा पाएंगे 15 जून 2024 तक। ये आपको ध्यान रखना है कि 15 जून 2024 तक ये 299 में ही आपको ये लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं, इस स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें। चलिए, अब यहाँ पर हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न आप सबों के बीच है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? देखिए, एक तो होता है NIRF, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IIRF की। देखिए, इसमें जो खास करके जो रिपोर्ट आई है या फिर जो रैंकिंग जारी की गई है +2 स्कूलों की पूरे भारत की, तो इसमें पूछा गया है कि बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है। आपको बता दूं कि इसमें बिहार के एक भी स्कूल शामिल नहीं है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हालिया जारी +2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार की एक भी स्कूल अपनी जगह नहीं बना पाई है। हालांकि इससे पहले भी पिछली बार जब 2021 और उसके बाद 2023 में ये रैंकिंग जारी हुई थी, तो इस रैंकिंग में भी बिहार की किसी भी निजी स्कूलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये भी पिछले 2 संस्करण को लेकर आपको ध्यान रखना है। इस बार 2024 की बात करें तो इस बार इसमें देश भर के 148 स्कूलों को रैंकिंग प्रदान की गई। ये रैंकिंग जो स्कूलों को प्रदान की जाती है इसमें यानी कि IIRF रैंकिंग में ये 8 पैरामीटर यानी कि 8 पैमाने पर दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष अगर हम स्कूलों की बात करें तो 3 नाम यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एक तो है पहले स्थान पर दिल्ली पब्लिक स्कूल बैंगलोर नॉर्थ, जो कि बैंगलोर में है, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम मुंबई, जो कि माहिम एक स्थान है मुंबई में, यहीं पर है, ये दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर रहा कैथोड्रल और जॉन कानन स्कूल, जो कि मुंबई में है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये भारत में जो टॉप 3 स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है मतलब उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सरकारी स्कूलों को शामिल नहीं किया जाता है इस रैंकिंग में, तो इसमें बिहार के एक भी स्कूल शामिल नहीं है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए इसका राइट आंसर होगा 1 जून 2024 को। ये अभी हाल ही में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में आयोजित किया गया है। क्या? तो बिहार महोत्सव, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि पिछले 4 सालों से बिहार महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और यह आयोजन बिहार के रहने वाले लोगों की ओर से जून महीने में किया जाता है। और इस बार जो इसका आयोजन हुआ है ये 1 जून 2024 को हुआ है, और इसके उद्देश्य की बात करें तो बिहार की संस्कृति और यहाँ से जुड़े लोक नृत्य को वहाँ के युवा पीढ़ी तक पहुँचाना है। साथ ही साथ इस महोत्सव में बिहार की जीवंत परंपराओं, संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों को भी यहाँ पर दर्शाया गया। इसका स्टॉल आदि यहाँ पर इस महोत्सव में लगाया गया था। ठीक है, एक प्रकार से इसे पूरे विश्व तक फैलाने की मतलब दिशा में बिहारियों द्वारा ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जानकारी हमने आपको दिया है रिसेंटली, चूंकि ये खबरों में है तो पुनः एक बार ध्यान रख लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रिसेंटली बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 112वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 22 मार्च 2024 को ये 112वां स्थापना दिवस था। अच्छा, एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर जो अपना बिहार है ये भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चूंकि इस बार राजकीय स्तर पर कोई भी बिहार महोत्सव या फिर बिहार दिवस पटना में आयोजित नहीं हुआ था, तो इस वजह से इस बार इसका कोई भी निर्धारित थीम नहीं है। लेकिन 2023 में जब इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि आपको ये ध्यान रखना है जो नीतीश कुमार की जो महात्माकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जो कि इसमें एक दो बात और भी आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये चीजें निहित थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसी में एक पॉइंट ये भी था, तो यही इसका थीम रखा गया था। और दूसरी बात, जो 2022 में जो इसका 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, तो इसमें आपको एक जानकारी जरूर ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, अगर फेज 1 की बात किया जाए तो 2015 में, और ये 2020 तक चली थी, और रिसेंटली 2020 में इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय 7 निश्चय योजना का कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है, तो ये फेज 2 है, और इसके तहत जो 7 चीजें निहित है वो चीजें हमने पहले भी कई दफा बतलाया है। फिलहाल आज इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर चूंकि बिहार की बात हो रही है, तो बिहार को लेकर ये बेसिक सी कॉमन सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अभी हम आपको बतला चुके हैं कि राज्य का दर्जा जो मिला था, राज्य की जो स्थापना हुई थी, ये 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी है पटना, और पटना को लेकर 2 प्रश्न कॉमन रूप से विभिन्न एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आते हैं। एक तो ये पूछा गया कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो उदयन को जाता है। पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था यहाँ पर निर्माण? तो ये लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए किया गया था, ये ध्यान रखिए। अच्छा, वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है,
और कई लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। एक तो ओवरऑल देखें तो ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखें तो ये बिहार के 29वें राज्यपाल हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री है वर्तमान में नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, जो कि 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और एक अहम जानकारी ये है, सर्वाधिक 17 बार बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये नीतीश कुमार के नाम है। राजकीय पक्षी है गौरैया। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2024 में जो मनाया गया है, इसका थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका थीम था गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे, जबकि 2023 में इसका थीम था आई लव स्पैरो। राजकीय पशु है बिहार की बैल। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय मछली जो है ये देसी मांगुर। राजकीय फूल है गेंदा। गेंदा को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जगहों में आपको कचनार दिखता है, लेकिन वास्तविक तौर पर गेंदा बिहार के राजकीय फूल है। और राजकीय खेल है कबड्डी, आप सभी जानते हैं। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अच्छा, मैं कहीं पर देख रहा था एक रील में, शायद इंस्टाग्राम पर, किसी पत्रकार ने किसी शख्स से पूछा था कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रथम जो दर्जा दिया गया है वो हिंदी को दिया गया है, और द्वितीय दर्जा जो दिया गया है वो उर्दू को दिया गया है। तो ये चीजें यहाँ से याद आपको होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन में नए नोट जारी किए गए हैं। दरअसल यहाँ पर बैंक नोट की बात हो रही है, और बताएं कि इस पर किनकी तस्वीर छापी गई है। तो राइट आंसर होगा किंग्स चार्ल्स तृतीय। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में, यानी कि ब्रिटेन में हालिया जारी बैंक नोट पर अब मौजूदा राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी। जो नया नोट है, यहाँ पर आप तस्वीर में किंग्स चार्ल्स तृतीय को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि 5 जून से लागू इस नया नोट पर बस इतना अंतर है, या फिर इस नोट में बस इतना अंतर है कि जो क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह अब किंग्स चार्ल्स तृतीय की फोटो लगाई गई है। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, दरअसल देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है किंग्स चार्ल्स तृतीय की, तो किंग्स चार्ल्स तृतीय जो क्वीन जो है एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय, उनके बड़े बेटे हैं, और इन्हीं की तस्वीर इस पर लगाई गई, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के राजा हैं, यानी कि किंग हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अभी एक जानकारी और भी है कि क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले बैंक नोट जो है वो मान्य भी होंगे, जो खास करके यहाँ की जो बैंक है उसने ये बात मतलब घोषणा की है कि पुराने जो नोट है जिन पर क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर है वो भी नोट मान्य होंगे। हालांकि धीरे धीरे नया नोट इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, एक प्रकार से नोटबंदी नहीं किया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस नोट में खास करके तस्वीर का ही सिर्फ बदलाव किया गया है, नोटबंदी ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी आपको दे दूं। हालांकि यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है कि दिसंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, और इनके निधन के बाद पहली बार किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाला नोट छापा गया था वर्ष 2022 में। हालांकि अब इसे लागू किया गया कब, तो 5 जून 2024 को। देखिए यहाँ पर एक जानकारी और भी है कि 6 जून 2022 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे, एक्चुअली जो अभी हम जानकारी दे रहे थे, किंग्स चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया था। हालांकि उनका जो पूरा नाम है यह प्रिंस चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। ये यहाँ पर इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके नाम पर, यानी कि इनके मतलब इनकी तस्वीर यहाँ पर मतलब बैंक नोट पर छापी गई है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब इन्हें ब्रिटेन का राजा घोषित किया गया था, तो 6 मई 2022 को। अच्छा, एक जानकारी और, पूरी दुनिया से हजारों लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और ये आपको ध्यान रखना है कि इस राज्याभिषेक समारोह में भारत से भी यहाँ पर शामिल हुए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ये शामिल हुए थे अपनी पत्नी के साथ। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यही है किंग्स चार्ल्स तृतीय। अच्छा, यहाँ पे देखिए बैंक नोट की बात हो रही है, तो ऐसी ही एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था जिम्बाब्वे को लेकर। दरअसल जिम्बाब्वे ने अपनी वित्तीय हालात को स्थिर बनाने की दिशा में, जिस प्रकार से वहां पर रुपये की जो वैल्यू है, यानी जो वहां की मुद्रा है, जो वैल्यू है उसकी गिर रही है, तो उसे ही एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से संचालित करने की दिशा में, उसे अस्थिर करने की दिशा में जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की थी, जो कि आपको ध्यान रखना, जिग यानी कि ZIG। तो ZIG में जेड जो है ये आपको ध्यान रखना, ZI से जिम्बाब्वे और जी से गोल्ड।
तो जिम्बाब्वे गोल्ड मतलब इस प्रकार का एक नाम का एक मुद्रा लॉन्च किया गया था जिम्बाब्वे के द्वारा। ये चीज ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में रोहतक हरियाणा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए बी नंबर जो टिक लगा है ये यहाँ पर मिस मिस कर सकते हैं, एक प्रकार से मिस हुआ, मिस्टेक हुआ है। ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि संजय कुमार अग्रवाल। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने रोहतक हरियाणा में 5 जून 2024 को जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। आप यहाँ पर ये चीजें तस्वीर में भी देख सकते हैं। हालांकि ऐसी ही जानकारी जीएसटी भवन के उद्घाटन को लेकर कुछ समय पहले भी हमने दिया था जुलाई 2023 में, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। देखिए जीएसटी की बात हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा ये लाया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। हालांकि अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1954 में। 1954 वही ईस्वी है जब भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको ये भी दे दूं, दरअसल जीएसटी की बात हो रही है तो सुशील कुमार मोदी को लेकर एक प्रश्न यहाँ से बनता है। दरअसल सुशील कुमार मोदी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ऐसे में इसको लेकर हमने तो कई जानकारी आपको दिया है इस सीरीज में, लेकिन यहाँ पर जीएसटी के संदर्भ में एक पॉइंट ये है कि वर्ष 2012-13 में बिहार के पूर्व वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भारत सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। अर्थात वे जीएसटी को समझने के लिए उस वक्त ऐसे देशों की यात्रा किए थे जहां जीएसटी लागू था। तो एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए थे सुशील कुमार मोदी। हालांकि सुशील कुमार मोदी को लेकर बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया है। सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, रिवीजन देते रहिए। रिवीजन आप लोग तभी दे पाएंगे जब इसका पीडीएफ आप सभी के पास होगा या फिर आप इसे अच्छी तरीके से नोट किए होंगे। तो नोट करने से आप लोग बचिए। नोट करेंगे तो उस समय आपका बहुत लगेगा। हम आपको बना बनाया नोट्स दे रहे हैं, आप उससे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार आगामी 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। देखिए ये संभावित तिथि एक प्रकार से निकलकर सामने आ रही है। जो घोषणा हुई है ये मतलब घोषणा तो हुई है 9 जून को लेकर, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये भी बात हो सकती है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो घोषणा हुई है इसके आधार पर ये 9 जून ही कहा जा रहा है। अगर इसमें बाय द वे चेंजेस होती है तो हम आपको पुनः अवश्य बतला देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही है इसमें आपको ध्यान रखना कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को शाम 6 बजे भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस समारोह में शामिल होने के लिए 6 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। अब इन देशों की बात करें तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस इसमें शामिल है। आइए अब यहाँ पर इसे हम विस्तार से देखते हैं। जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, और फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और साथ साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, और एक और नाम है भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन सभी को यहाँ पर इस खास करके समारोह में आमंत्रित किया गया है। अच्छा, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन इसके अतिरिक्त इससे पहले जो 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी का गुजरा है इसमें आपको ये बात अवश्य ध्यान रखना है कि 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और साथ ही साथ 2019 में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाती है।
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये सर सार्क और बिम्स्टेक क्या है। आई होप आप लोग, अधिकतर लोग इसको जानते होंगे। देखिए यहाँ पर आपके समक्ष वो जानकारी हमने रखा है। जैसे कि सार्क की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो मुख्यालय अर्थात जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू नेपाल में है। इसमें जो 7 सदस्य देश हैं इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना ये सार्क का उद्देश्य है। उसी प्रकार से बिम्स्टेक को लेकर ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। इसकी शुरुआत जो हुई थी, यानी जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में है। इसमें भी 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसका उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना देशों के बीच। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों ने कई जगहों पर देखा भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि सेफ फूड बेटर हेल्थ विषय अर्थात इस थीम पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो ये दिवस जो मनाया जाता है आप सभी को मालूम है प्रत्येक वर्ष 7 जून को। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सुरक्षा के बारे में खाद्य उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार को जागरूक करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, इस दिवस को मनाने की घोषणा 2018 में WHO और साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। हालांकि पहली बार यह दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष ये छठा संस्करण है इसका। और छठे संस्करण का यानी कि छठे खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की हम थीम की बात करें तो ये थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि सेफ फूड बेटर हेल्थ। ये 2024 का ये छठे खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही खाद्य उत्पाद की, तो एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, जो कि भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। हालांकि ये प्रभावी तरीके से, यानी कि जो प्रभावी हुआ था जब फिर इसमें कार्य शुरू हुआ था वो 2011 में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 2011 में प्रभावी तरीके से ये शुरू हुआ था। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, बात जो हम कर रहे हैं FSSAI की, तो कुछ समय पहले 2023 में भागलपुर को फूड हब के रूप में चिन्हित किया था या फिर प्रमाणित किया था। ये भी ध्यान रखें, हमने इसी सीरीज में जानकारी आपको दिया था। ये प्रश्न है कि हाल ही में 6 जून 2024 को भारत और किस देश के बीच निवेश सहयोग पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका करेक्ट आंसर होगा कतर के बीच। भारत और कतर के बीच ये पहला बैठक था जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए हाल ही में 6 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई। ये इसका पहला संस्करण है। और इस बैठक की सह अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और कतर सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद बिन हसन अल मल्की के द्वारा किया गया संयुक्त तौर पर। इसीलिए यहाँ पर सह अध्यक्षता शब्द का प्रयोग हमने किया है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इस बैठक की बात करें तो दोनों देशों के मध्य आपसी विकास और साथ ही साथ समृद्धि को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा बुनियादी ढांचों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित विकास, साथ ही साथ निवेश के अवसरों और सामूहिक क्षमता का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। ये पहले संस्करण में इन सारे चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की गई। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, कतर की बात हो रही तो एक जानकारी मैं आपको अवश्य देना चाहूंगा। कतर को लेकर आपको ध्यान रखना है कि 2024 नहीं बल्कि 2022 में जो फीफा विश्व कप की जो मेजबानी थी ये कतर ने ही किया था। और इसीलिए यहाँ पर यह पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा है कि न्यूलियन मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर जीता था।
और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि अर्जेंटीना अब तक 3 बार फीफा विश्व कप का खिताब जीत चुका है। पहली बार 1978 में, फिर 1986 में, अब 2022 में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फुटबॉल को लेकर कुछ चीजें खबरों में है, खास करके सुनील छेत्री को लेकर। वो चीजें हम आगे आपको प्रश्न में बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये देश है भारत, अपना भारत। अच्छा, भारत को इसकी मेजबानी मिली है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारत की मेजबानी में भारत की अग्रणी विमानन कंपनी इंडिगो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। कब करेगा? तो 8 से लेकर 10 जून 2025 को अगले साल इसकी मेजबानी करने वाला है। हालांकि यहाँ से एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले भारत 2 बार इसकी मेजबानी कर चुका है। एक बार 1958 में और दूसरी बार 1983 में, और ये दिल्ली में ही ये वार्षिक आम बैठक आयोजित किया गया था और दिल्ली में इसकी मेजबानी हुई थी। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, 2025 को लेकर ध्यान रखिए कि भारत 42 साल बाद इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि IATA की मेजबानी करने वाला है 2025 में। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। कुछ बातें और भी अगर निकल कर सामने आएगी तो वो चीजें हम आपको अवश्य बतलाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, मलेशिया। अच्छा, राजदूत को लेकर कई सारे प्रश्न हम आपको बतलाते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आपको नहीं देने वाले हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, जो दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ये अभी हाल ही में मलेशिया की तरफ से भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर जो सारे PDF आप देख रहे हैं, आप चाहें तो हमारे BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप या फिर जो पेड ग्रुप को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, वहां दोनों जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? देखिए, इसलिए हम अभी आपको फुटबॉल को लेकर कुछ समय पहले जानकारी दे रहे थे फीफा विश्व कप को लेकर। दरअसल फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है वो फीफा है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ये 6 जून 2024 को ये संन्यास ले लिए हैं। आपको ध्यान रखना है, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज और वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हाल ही में 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेले, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने संन्यास ले लिया। सुनील छेत्री को लेकर ये बातें ध्यान रखना है कि 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर में कुल 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गोल की बात करें तो कुल 94 गोल इन्होंने किए हैं। अब यहाँ पर गोल के मामले में कुछ जानकारी आपके समक्ष है कि वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, ईरान के अली डेई और उसके बाद अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इसके बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इनके गोल को आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल 94 गोल इन्होंने किए हैं अपने कैरियर में। 19 साल का इनका कैरियर है फुटबॉल में। ये चीजें अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फुटबॉल की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि 5 मई 2024 को साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 के 10वें सीजन का खिताबी मुकाबले में मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2019-20 में यह खिताब पहली बार अपने नाम किया था मुंबई सिटी FC ने। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, एक जानकारी और भी फुटबॉल से संबंधित हाल ही के दिनों में खबरों में रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में घोषणा किया था 7 मई को। अगर आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 7 मई को यह घोषणा हुआ था या फिर यह प्रस्ताव पारित करते हुए 25 मई को फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और पहला जो मनाया गया है ये फुटबॉल दिवस अभी हाल ही में 25 मई 2024 को मनाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के किस पूर्व इंजीनियर को 14 साल की सजा यानी कि कैद की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर होगा निशांत अग्रवाल, यानी कि विकल्प नंबर C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र की एक अदालत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को 14 साल तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उन पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख रहे हैं। अब मामला क्या है जो इन्हें ये सजा सुनाई गई है, यहाँ पर ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है इसके लिए उन्होंने जासूसी का कार्य किया है और इसी मामले में दोषी पाए जाने के कारण 2018 में सैन्य खुफिया प्रभाग और साथ एटीएस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से ये जेल में थे और इन्हें अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है। ये मामला है, ये मामला आपको ध्यान रखना, इन पर यही आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए इन्होंने जासूसी का कार्य किया। अब यहाँ पर अगला 12वां प्रश्न है कि पाकसेट MM-1 किस देश का उपग्रह है जिसे हाल ही में चीन की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये पाकिस्तान का एक उपग्रह है और जैसे कि यहाँ पर हमने एक शब्द ये भी प्रयोग किया चीन की सहायता से, तो विकल्पों में तो चीन का जो सबसे ज्यादा करीबी हमें दिख रहा है वो पाकिस्तान है, तो ऐसे भी एक प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए दरअसल ने चीन की मदद से हाल ही में अपना संचार उपग्रह पाकसेट MM-1 को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब ये जो उपग्रह दरअसल ये है क्या, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य पाकिस्तान में सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, इसी को लेकर इसे अभी हाल ही में चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत सिचुआन के जिजांग के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। दरअसल पाकिस्तान में जो इंटरनेट वो बहुत महंगा है, इसी को सस्ता करने की दिशा में साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में ये प्रयास किया करने की दिशा में ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अच्छा एक जानकारी और है, इससे पहले पाकिस्तान का iCube कमर पेलोड चीनी चंद्र मिशन चांग-E 6 के साथ लॉन्च हुआ था। अच्छा चांग-E 6 को लेकर हमने रिसेंटली 2-3 बार आपको जानकारी विस्तृत तौर पर आपको दिया है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बताएं कि बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई। ऐसे तो पूरे भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 82, लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको पूछा गया है कि बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं स्क्रीनशॉट लीजिए और इस जो स्कैनर आपको दिख रहा है इसका आप लोग मतलब इसी से आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि 15 जून तक ये ऑफर आपके पास है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 299 रुपये में आप लाइफ टाइम तक एक्सेस प्राप्त कर पाएंगे इस पेड ग्रुप का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।